Hello student, good morning to all of you. You are already familiar with me. I am Avni Singh. I am going to discuss Bohr model which are already discussed in the previous classes. तो हमने प्रीवियस क्लास में बोहर मॉडल की स्टडी की थी, तो उसको थोड़ा सा हम रिकैप देखते हैं। बोहर मॉडल को हम एज ए रिकैप देखते हैं फटाफट। तो बोहर मॉडल में पहले बोहर ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, और इस ऑर्बिटल में मूव करते दौरान इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी ले रहा है और ना ही दे रहा है, इसलिए इन ऑर्बिट को हम क्या कह रहे थे? स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। उसके बाद इन्होंने कहा बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज और गेन कब करता है? जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में प्रमोट करता है। तो दोनों एनर्जी लेवल के गैप के बराबर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर इमिट करेगा। एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में मूव करता है और इमिट करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr क्या था? mvr क्वांटाइज था और इसकी वैल्यू क्या थी? nh/2π। अगर mvr nh/2π के इक्वल है तभी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव करेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। फिर हमने n की वैल्यू पुट करके कुछ पॉसिबल वैल्यूज निकाली थी किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम की जो पॉसिबल वैल्यू आई थी वो क्या मिली थी हमको? h/2π मिला था। नेक्स्ट मिला था हमको h/π। उसके बाद हमें मिला था क्या? 3h/2π। उसके बाद हमको मिला था 2h/π एंड 5h/2π। कब? जब हमने n की वैल्यू क्या रखी थी? 1, 2, 3, 4 एंड 5। n की ये वैल्यू रख के हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जिसकी पॉसिबल वैल्यू क्या थी? h/2π, h/π, 3h/2π, 2h/π, 5h/2π। ये पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थी। इतना हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज टुडे हम स्टार्ट करते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम में ये जो वैल्यू दी हुई है, ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, मास m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करें और रेडियस को कैसे कैलकुलेट करें, अब हम बोहर मॉडल की हेल्प से आगे पढ़ेंगे। ये जो बातें थी ये प्रीवियस क्लास की बातें थी, रिकैप था आपका अबाउट बोहर मॉडल। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। बोहर ऑर्बिट। अब हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे उस ऑर्बिट की जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। चलिए देखते हैं। ये देखते हैं कि न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है? ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट हम बना रहे हैं और इस फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और हमारा न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को हम कहते हैं कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम्बिक फोर्स। दिस मतलब इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस पर न्यूक्लियस एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है। भाई ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स काम करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्बिक फोर्स। नेक्स्ट वन। अब जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस पर एक फोर्स काम करता है बाहर की ओर। इस पे एक फोर्स बाहर की ओर काम करता है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर पुल करके रखता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसलिए इस पे क्या बाहर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एक फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर ला रहा है और दूसरा फोर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में तभी मूव करेगा जब ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी जितना फोर्स न्यूक्लियस अंदर की ओर लगा रहा है उतना ही फोर्स बाहर की ओर लगना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में मूव कर सके। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो हमको यहां से मिल रहा है कूलाम्बिक फोर्स जस्ट इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कूलाम्बिक फोर्स क्या होता है। कूलाम्बिक फोर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास दो चार्ज हैं, जो दो चार्ज पार्टिकल हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं ये और ये, ठीक। इन पे चार्ज कितना है Q1 और इन पे चार्ज कितना है Q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। आप 12th में पढ़े हो कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम्बिक फोर्स क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 into Q2 and inversely proportional to distance between two charge, square of distance between two charge। तो हमको जो कूलाम्बिक फोर्स मिला वो क्या मिला, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F हम कांस्टेंट को हटा के, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ले आते हैं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आप पढ़ के आए हो, पढ़ चुके हो और आपको ऑलरेडी पता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे देखते हैं कि हमारे Q1 और Q2 चार्ज क्या है। हाइड्रोजन के रेफरेंस में अगर हम इस Q1 और Q2 को देखेंगे तो एक चार्ज हमारा क्या है, Q1 हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, और Q2 हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। दो चार्ज हो गए, दो चार्ज पार्टिकल हो गए। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है भाई, E चार्ज कितना होता है, E, और न्यूक्लियस पे भी चार्ज क्या होता है, E ही होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन है यहाँ पे, और प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो यहाँ पर भी E हो गया
यहाँ पर भी E हो गए। अब देखिए हमारे जो न्यूक्लियस होता है, अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? मान लेते हैं अगर एक प्रोटॉन है तो 1E हो जाएगा, 2 प्रोटॉन होगा तो 2E हो जाएगा चार्ज। अगर सपोज करते हैं इसमें Z प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज क्या मिलेगा आपको? ZE। टोटल चार्ज क्या मिलेगा आपको? ZE। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है टोटल? ZE। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे Q1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ से? ZE इंटू Q2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमको यहाँ से? E अपान R स्क्वायर, अपान R स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा? KZE स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई हमको किसकी? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। F की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? KZE स्क्वायर अपान R। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये वैल्यू आपको फाइनली पता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं कूलम्बिक फोर्स पे। कूलम्बिक फोर्स हमारे पास कितना है? KZE स्क्वायर अपान R स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, फॉर्मूला है फिजिक्स में ये mv स्क्वायर बाई R, mv स्क्वायर बाई R। तो ये हो गया कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता रहता है और न्यूक्लियस की ओर नहीं बढ़ता है। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल, क्या मिल रहा है हमको? KZE स्क्वायर अपान R बराबर mv स्क्वायर अपान mv स्क्वायर। R कैंसिल। तो हम यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? v स्क्वायर बराबर कितना? KZE स्क्वायर। v स्क्वायर को यहीं रखेंगे, m कहाँ जाएगा? R के पास। क्या मिलेगा हमको? mR। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। v स्क्वायर इक्वल टू KZE स्क्वायर अपान mR। इसको हम मान लेते क्या? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमको कुछ और भी पता है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट। अभी बोर मॉडल में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम mvr किसके बराबर होता है? mvr किसके बराबर होता है? n h अपान 2 पाई के इक्वल होता है। यहाँ से हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? n h अपान 2 पाई m r। अब हम स्क्वायर कर देंगे, v को स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो गए v के, v स्क्वायर के। एक हो गया KZE स्क्वायर अपान mr, दूसरा क्या होगा हमारे पास? n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है। v स्क्वायर, तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा? बराबर ही होगा। आगे चलते हैं, दोनों इक्वेशन को हम बराबर करते हैं। दोनों को हम बराबर कर रहे हैं
तो हमारे पास क्या मिला हमको, के जेड ई स्क्वायर अपान एम आर किसके बराबर होगा, ये एन स्क्वायर, इसके इक्वल है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है आपके पास, देखिए के जेड ई स्क्वायर, इस साइड में सिर्फ क्या बच रहा है, के जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, एन स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम आर, ये बच रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू निकाली। देखिए हम आर को कहाँ लाएंगे, इस साइड पे ले आएंगे और टोटल वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, आर इक्वल टू क्या मिल रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी के जेड ई स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सारे कांस्टेंट को एक साइड में कर लेते हैं। इसमें h कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k भी कांस्टेंट है और e भी कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट को हम एक साइड में करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, r इक्वल टू एन स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, सभी कांस्टेंट को एक साइड में करते हैं, क्या बच रहा है हमारे पास, एन स्क्वायर अपान जेड। तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट है, अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दें, अगर हम इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दें, h क्या है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स है, e की वैल्यू फिक्स है और k की भी वैल्यू फिक्स है। अगर हम सभी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r इक्वल टू व्हाट, 0.529 n स्क्वायर अपान z, यूनिट क्या होगी, एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू मिलेगी हमको r की। सभी कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने पर हमको जो r की वैल्यू मिल रही है वो क्या है हमारे पास, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर जेड, यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम। ये हमारी क्या निकल आई, रेडियस, और इसी को आपको लर्न करके रखना है। अगर आप डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हो, डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, इससे आप परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ इसी फॉर्मूले पे आएगा। आपको फार्मूला लर्न करके रखिए, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, 0.529 n स्क्वायर अपान जेड आर स्क्वायर, सॉरी एंगस्ट्रॉम। अब हम देखते हैं यहाँ से कि r n स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भाई ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो r क्या हो गया, n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, n की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, रेडियस क्या होगा, बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि z बढ़ने पर r क्या होगा, घटेगा। z का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको r की वैल्यू तैयार करके रखनी है कि r बराबर क्या होता है, r इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर जेड, यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉम में। चलिए अगर हम इसी r को अप्लाई करें किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के लिए, चलिए अप्लाई करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन देखो, रेडियस निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, n चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ सेल, और क्या चाहिए आपको, z। z क्या है, एटॉमिक नंबर। z क्या है, एटॉमिक नंबर। z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास, 1। पुट कर दीजिए वैल्यू। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 हो गई। अब हमको n चाहिए, n का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसका मतलब हो गया किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब किस ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। तो वैल्यू रखिए r की फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिलेगा, 0.529 n की वैल्यू कितनी, 1। 1 का स्क्वायर, z कितने आपका 1। सॉल्व करिए इसको, तो और इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमको वैल्यू मिल रही है किसकी, फर्स्ट ऑर्बिट को। हम इसको लिख सकते हैं क्या, r1। फर्स्ट ऑर्बिट रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम क्या लिखे, r1। r1 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 0.529 एंगस्ट्रॉम। देखिए बोहर ने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, a0 से, a0 से। इसका मतलब क्या हो गया कि r1 इक्वल टू क्या मिला आपको, a0। r1 इक्वल टू क्या हो गया, a0। तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, अगर आपको a0 के टर्म में बताना है तो a0 हो जाएगा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में बताना है तो 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आपको इसी रेडियस को और थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाते हैं। जैसे हमारे पास r क्या था, 0.529 n स्क्वायर z अपान z एंगस्ट्रॉम। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम यहाँ कर देते हैं, क्या मिलता है हमको, n स्क्वायर है z स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है यहाँ पे, यहाँ से कितनी वैल्यू थी, a0। तो हम इस टोटल टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a0 n स्क्वायर z। ये हमको r की एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया, r के लिए एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तो जैसा आपसे पूछा जाए, अगर आपसे रेडियस न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में पूछा जा रहा है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, r इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर a0 के टर्म में पूछ रहा है रेडियस तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे a0 n स्क्वायर अपान z। और a0 की वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। ये हो गया आपके लिए। तो हमने हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस कैलकुलेट किया, कितना मिला आपको, a0। अब हम सेकेंड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो आपको r1 क्या मिला था, a0, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें, 2, इसका मतलब क्या हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं। तो रखिए हमारे पास a0 के टर्म में निकालना है हमको। अगर हम a0 के टर्म में निकालेंगे तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, a0 n स्क्वायर अपान z। भाई ये वैल्यू रखो, n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 2 स्क्वायर, और z की वैल्यू कितनी है, 1, एटॉमिक नंबर 1 है। सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा आपको, 4a0। तो सेकेंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितनी मिल रही है, 4a0। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस a0, हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कितनी है हमारे पास, 4a0। आगे चले भाई।
अब हम क्या करते हैं, थर्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3। किसके लिए है ये, थर्ड ऑर्बिट के लिए रख दो भाई। तो r का फार्मूला हमारे पास a नॉट के टर्म में a नॉट n² अपान z हो जाएगा हमारे पास a नॉट n² की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, z की वैल्यू कितना 1, तो कितना मिल रहा है हमको 9a नॉट। तो R3 हमको क्या मिल गया यहाँ से 9a नॉट। तो सेम वे अगर हम n की वैल्यू क्या रख रहे हैं 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट, तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी R की, R4 हमको क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16a नॉट। तो ये रेडियस है किसकी, हाइड्रोजन के ऑर्बिट की। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस a नॉट, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 4a नॉट, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9a नॉट और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो गई आपके पास 16a नॉट। चलिए अब हम इसी कॉन्सेप्ट को किस पे अप्लाई करेंगे, हीलियम पे। हम किसके लिए भी अप्लाई कर रहे थे रेडियस की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए। अब हम किस पे अप्लाई करेंगे भाई, किस पे अप्लाई करेंगे, हीलियम पे, हीलियम एटम। ध्यान दीजिए हीलियम एटम पे अप्लाई करेंगे। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 और हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2। तो हम न्यूट्रल हीलियम पे बोहर का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोहर का एक स्टेटमेंट था कि जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। तो हीलियम को हम सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, जिससे जो 2 इलेक्ट्रॉन था अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1। तो एक ऐसा सिस्टम बन गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अब हम कैलकुलेट करेंगे भाई रेडियस। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले n की वैल्यू 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो R1 हमको क्या मिलेगा a नॉट n² अपान z। वैल्यू रखिए a नॉट, n की वैल्यू कितनी रख रही है हमने 1, z कितना है हमारे पास 2, तो कितना मिला हमको a नॉट बाई 2। तो R1 हमको क्या मिल गया a नॉट बाई 2। अगर हमने क्या रखा n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 2 रख दिया, तो R2 हमको क्या मिलेगा a नॉट, n की वैल्यू रख रहे हैं 2 का स्क्वायर अपान 2, तो वैल्यू हमको मिलेगी कितनी 4a नॉट बाई 2 से कैंसिल, तो R3 हमको कितना मिलने वाला है 2a नॉट। R3 हमको कितना मिल गया यहाँ से 2a नॉट। सही है भाई, ठीक। नेक्स्ट वन, अब हम बात करते हैं अगर हम n की वैल्यू कितना रख दें 3, तो हमको क्या मिलेगा R3 कितना मिलने वाला है यहाँ से a नॉट 3 का स्क्वायर अपान 2, कितना हो जाएगा हमारे पास 9a नॉट बाई 2। किसकी वैल्यू है ये R3 की। तो ये किसके लिए रेडियस है, हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए रेडियस हमको क्या मिल रहा है a नॉट बाई 2, सॉरी ये R2 है भाई, R2 हमको कितना मिल रहा है 2a नॉट बाई 2, सॉरी 2a नॉट। R3 हमको कितना मिल रहा है 9a नॉट बाई 2। अगर आप इस सभी रेडियस को, हीलियम के रेडियस को आप हाइड्रोजन के रेडियस से कंपेयर करिए, कंपेयर करके देखिए। तो हाइड्रोजन के केस में R1 क्या मिला था आपको a नॉट, हाइड्रोजन के लिए R1 क्या मिला था आपको a नॉट, और R2 क्या मिला था आपको 4a नॉट, और R3 क्या मिल रहा था आपको 9a नॉट, 9a नॉट। तो आपने देखा
कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज़्यादा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 1, तो R1 इसकी ज़्यादा है A नॉट। हीलियम का कितना है 2, तो इसका क्या हो जाए, इसका रेडियस क्या हो गया, कम हो गया A नॉट बाई 2। सेम वे हर एक ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। अगर हम देखें जैसे हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम सिंबल U, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 92। अगर इस यूरेनियम की स्टडी करना है बोहर मॉडल के लिए तो यूरेनियम को हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे इसके लिए, हम इसमें से हम इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 91 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। कैसे बन जाएगा सिंबल हमारे पास यूरेनियम प्लस 91 या 91 प्लस। तो यूरेनियम से हम क्या करेंगे यूरेनियम प्लस 91, यूरेनियम से हम क्या करेंगे 91 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो यूरेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1। अब ये कैसा स्पीसीज बन गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर और इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। सेम वे अगर हमें कार्बन को हाइड्रोजन लाइक बनाना है तो क्या करेंगे, हम कार्बन पे +5 चार्ज दे देंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 1, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में। So in this way we can convert uranium in single electron species, that is hydrogen-like species, and carbon into hydrogen-like species. This is sufficient for today, and the remaining portion of this topic will be covered in the next lecture. Thank you.